नमस्कार विद्यार्थियों। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये लेक्चर की इस सीरीज़ को आप खूब एंजॉय कर रहे हैं और अपने नोट्स भी तैयार कर रहे होंगे। मैं सोच रहा हूँ कि आपके नोट्स ही आपकी परीक्षाओं में सफलता की गारंटी बनेंगे। तो सदैव की भांति आज भी मैं इसी वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके नोट्स तैयार करवाऊँगा और अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनके बारे में आपको इस पूरे वीडियो में व्याख्यान में मैं रेखांकित करते चलूँगा। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उनको लिखते चले जाएं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज के इस लेक्चर का जो शीर्षक है वो है मूल अधिकारों की समझ। बेसिकली आज के इस टॉपिक में हम मूल अधिकारों को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि मूल अधिकारों को पढ़ने से पहले की भूमिका तैयार करेंगे। मूल अधिकार एक अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, भारतीय संविधान का एक अति महत्वपूर्ण भाग है। और अगर हम बात करें कि इंडियन पॉलिटी से सवाल आने की जो गुंजाइश होती है वो सबसे अधिक यहीं से होती है। तो हम आज के इस प्रकरण में मूल अधिकारों को नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि मूल अधिकारों को पढ़ने से पहले की जो भूमिका है उसको तैयार करेंगे। तो आज के इस प्रकरण का जो मैंने नाम रखा है वो रखा है मूल अधिकारों की समझ। तो शुरू करते हैं मूल अधिकारों की समझ। मूल अधिकारों की समझ। इस व्याख्यान के जो प्राथमिक उद्देश्य हैं वो यही हैं कि हम भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित जो मूल अधिकार हैं, जिसको आप मौलिक अधिकार भी बोलते हो, इंग्लिश में इसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, तो हम इन मूल अधिकारों की ऐतिहासिक जो यात्रा है और यात्रा के पश्चात आज तक की स्थिति में इनकी स्थितियाँ क्या रही हैं उसको समझेंगे। और एक हमारा उद्देश्य साथ ये रहेगा कि मूल अधिकारों की समझ हमारी इस हद तक बढ़ जाए कि हम फिर अनुमान से भी कुछ प्रश्नों के उत्तर निकाल पाएँ। और आजकल वैसे भी चाहे विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हैं, चाहे प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, ट्रेंड है वो लगातार बदलता जा रहा है और सवाल ऐसे आ रहे हैं जो समझ पे आधारित हों। अब ऐसे सवाल नहीं बनते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, किस अनुच्छेद में ये अधिकार दिया हुआ है, बल्कि समझ आधारित सवाल हैं। उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो हम यही प्रयास करेंगे कि मूल अधिकारों की समझ हम में पैदा हो, ताकि उस समझ के माध्यम से हम उत्तरों को लिख पाएँ, या विस्तृत जो प्रश्न है उनको लिख पाएँ, या निबंध है उसको हम लिख पाएँ। तो मूल अधिकारों की शुरुआत मैं करूं, इससे पहले मैं मूल अधिकारों का जो इतिहास है ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में हम देखेंगे, दुनिया में कहीं भी अधिकार हैं वो कैसे आए हैं। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले ऐतिहासिक परिचय की, या ऐतिहासिक विकास। ऐतिहासिक विकास एक नाम आपने सुना होगा, मैग्ना कार्टा। इसी शब्द से शुरुआत होती है अधिकारों के इतिहास की, मैग्ना कार्टा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मैग्ना कार्टा क्या है और मैग्ना कार्टा का संबंध अधिकारों के साथ कैसे है। तो वस्तुतः मैग्ना कार्टा है वो एक अधिकार पत्र है, और मैग्ना कार्टा है ये दरअसल में लैटिन भाषा में लिखित एक अधिकार पत्र है या चार्टर है। लैटिन भाषा में लिखा हुआ है और ये लैटिन भाषा में 1215 में लिखा गया था, और ये लिखा गया था ब्रिटेन में। तो 1215 में उस समय ब्रिटेन जैसा कंसेप्ट नहीं था जो आज ब्रिटेन है वो। उस समय हम ब्रिटेन के पर्याय के रूप में इंग्लैंड शब्द काम मिलेंगे। तो 1215 में इंग्लैंड के सम्राट जॉन द्वारा, सम्राट का नाम है जॉन, सम्राट जॉन के द्वारा अपने शासन में अधीनस्थ जो सामंत थे उन सामंतों को कुछ अधिकार दिए थे, और वो अधिकार लिखित में थे। और वो अधिकार लिखित में जो थे वो लैटिन भाषा में लिखे हुए थे, और ये लैटिन भाषा में जो लिखे हुए अधिकार थे ये इन्हीं का नाम है मैग्ना कार्टा। तो 1215 में सम्राट जॉन जो इंग्लैंड के सम्राट थे उन्होंने अपने सामंतों को कुछ अधिकार दिए थे। देखो, ऐतिहासिक परिचय हम करेंगे तो हम ये पाएंगे कि तत्कालीन जो इंग्लैंड था उसमें स्थितियां बिगड़ती जा रही थी। एक तरफ जो सम्राट था जॉन, वो पोप को, या हम ये कह सकते हैं जो धर्मावलंबी हैं और धर्मगुरु हैं उनको शिकंजे में लिया था, और एक तरह से उनके खिलाफ, जॉन के खिलाफ
विद्रोह की एक हवा से चलने लग गई थी। तो समय रहते जॉन ने अपने कुछ सामंतों को ये अधिकार दिए थे, संपूर्ण अधिकारों का अपनी तरफ से त्याग करते हुए, ताकि कुछ अधिकार हैं उनका उपयोग सामंत कर सकें। इसमें सभी तरह के अधिकार शामिल थे। मुख्यतः इसमें कानूनी जो प्रक्रियाएं हैं उनके पालन का वचन दिया गया था सम्राट के द्वारा, कि कुछ जो कानून थे उसको हम प्राकृतिक कानून भी बोल सकते हैं, उनके पालन का वचन जॉन सम्राट द्वारा दिया गया था अपने अधीनस्थ जो सामंत थे उनको। तो यहाँ से होती है शुरुआत इसकी मैग्ना कार्टा की, और यहाँ से शुरुआत होती है अधिकार देने की। इसीलिए देखो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है जिसमें मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं, उस अधिकार को हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं, उस भाग को। कि संविधान का कौन सा भाग है जो मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है? आंसर आएगा भाग 3, क्योंकि मैग्ना कार्टा शब्द है वो फिर अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का, या हम ये कह सकते हैं कि अधिकार देने का पर्याय बन चुका था, परिचायक बन चुका था। तो इस सेंस में हम मैग्ना कार्टा शब्द है वो काम में लेते हैं। देखो मैग्ना कार्टा के बाद में आपने नाम सुना होगा बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स। देखिए 1689 में जो सम्राट था ब्रिटेन का, उसने विभिन्न जो सम्राट थे उससे पहले के, उन सम्राटों के द्वारा वहाँ की जो जनता है या आम जनता है, उनको जो अधिकार दिए गए थे उनको लिपिबद्ध कर दिया, लिख दिया। इसका नाम है बिल ऑफ राइट्स। तो बिल ऑफ जो राइट्स है वो 1689 में किसके द्वारा दिया गया? ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा। बिल ऑफ राइट्स में ब्रिटेन के जो विभिन्न सम्राट थे इससे पहले के, उनके द्वारा जो प्रजा को अधिकार दिए गए थे, मौखिक रूप से जो चलते आ रहे थे, उनको लिखित रूप से दे दिया गया। तो इसको बिल ऑफ राइट्स बोला गया है इतिहास में। अगर हम और बात कर लें इंग्लैंड के बाद की बात कर लें हम, तो देखो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, बड़े पैमाने पर वहाँ पर लोगों को अधिकार मिले हैं। हम ये देखते हैं कि 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय वहाँ की जनता का जो मुख्य नारा ही था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये अधिकार उनको चाहिए थे। फिर देखो आपने नाम सुना हो तो लुई 16वां एक शासक था फ्रांस का, इसको फांसी हुई थी इसलिए क्योंकि उसने मूल अधिकारों का उल्लंघन किया था या मूल अधिकार प्रदत्त नहीं किए थे, यानी मूल अधिकारों का पालन नहीं, यानी कहने का मतलब ये मूल अधिकारों को लेकर फांसी हुई थी। तो लुई 16वां है वो भी अधिकारों के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम इसके अलावा बात करें तो देखो 1789 में अमेरिकन संविधान लागू हुआ। उस समय अमेरिकन संविधान में ये अधिकार नहीं थे। दरअसल आपको पता है कि जो भारत में अधिकार आए हैं वो अमेरिकन संविधान से आए हैं। 1789 की जो मूल संविधान जो लागू हुआ था अमेरिका में, उसमें अधिकार या हम ये कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार लागू या सम्मानित उसमें नहीं किए गए थे। लेकिन 1789 के पश्चात संविधान के जो 10 संशोधन हुए थे, तो मैं कह सकता हूँ 1791 में संविधान में विभिन्न संशोधन करके अमेरिका में भी अधिकार जोड़ दिए गए थे। तो ये विश्व स्तर पर हम बात करें अधिकारों की तो ये उनका इतिहास है। अब देखिए वैश्विक जो यात्रा है अधिकारों को प्राप्त करने की, अधिकारों के लिए संघर्ष करने की, उस यात्रा से हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं भारत में जो मौलिक अधिकार हैं उनका इतिहास क्या रहा है, कैसे वो मिले हैं, उनके लिए कितना क्या संघर्ष हुआ है। तो हम बात करते हैं भारत में मौलिक अधिकारों के इतिहास की। ऐतिहासिक विकास भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में देखिए, भारत के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो आपने एक नाम सुना होगा 1895 का स्वराज्य विधेयक। ये विधेयक था जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत था ब्रिटिश शासन के समय। हम जानते हैं कि ये अवधि जो समय है ये वो समय है जब भारत एक उपनिवेश बना हुआ था। तो ये 1895 में जो विधेयक लाया गया था तिलक के द्वारा, उसमें सबसे पहले संविधान सभा की मांग थी और भारतीय जनता को कुछ मौलिक अधिकार सौंपे जाने की मांग की गई थी। तो ये तो है मांग का इतिहास, यहाँ से शुरू हुए थे 1895 में, लेकिन यहाँ तक मिले नहीं। 1895 के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभिन्न जो मंच हैं उनसे भी मांग हुई है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी घटना थी वो थी 1935 का अधिनियम। हम पढ़ चुके हैं ये संविधान वाले चैप्टर में कि 1935 का संविधान, 1935 का जो अधिनियम है वही भारतीय संविधान में कमोबेश परिवर्तित हो गया था। 70 से लेकर 80% जो हिस्सा है भारतीय संविधान का वो यही है 1935 का अधिनियम। लेकिन 1935 के अधिनियम में भी भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था
नहीं की गई थी। तो 1935 तक मौलिक अधिकारों के लिए कुछ हुआ नहीं है। अब बात करते हैं हम संविधान निर्मात्री सभा की, कि संविधान निर्मात्री सभा है, वहाँ पर कैसे नागरिकों को मूल अधिकार मिलते हैं। देखो, संविधान निर्मात्री सभा में एक समिति बनी हुई थी सरदार पटेल के नेतृत्व में, और समिति का जो कार्य था ना, वो था जो अल्पसंख्यक हैं वो अल्पसंख्यक जो हैं उनके लिए अधिकार, और जो आम जनता है उसके लिए मूल अधिकार। इस समिति को ये कार्य सौंपा गया था कि भारत में जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनके लिए अधिकारों की व्यवस्था कैसे की जाए संविधान में, प्लस जो आम जनता है उसके लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था कैसे की जाए। इस समिति ने अपनी एक परामर्श समिति की नियुक्ति करी। इस समिति के अधीन एक परामर्श समिति थी, और परामर्श समिति के अध्यक्ष थे वो थे जे.बी. कृपलानी। ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, जे.बी. कृपलानी। ये उप समिति थी, यानी सरदार पटेल के नेतृत्व में जो समिति बनाई गई थी अल्पसंख्यक अधिकारों और मूल अधिकारों के लिए, उसकी परामर्श समिति या उप समिति थी, उसका नाम था मूल अधिकारों और अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए उप समिति, जिसके अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। और जे.बी. कृपलानी की सिफारिश से ही हम ये कहेंगे कि अनुच्छेद 12 से 35 तक के जो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों से जुड़े हुए प्रावधान हैं वो संविधान में शामिल किए गए थे। तो ये है भारत का संक्षिप्त इतिहास, कि कैसे यहाँ पे मांग शुरू हुई और कब जाके भारतीय जो आम जनता है या आम नागरिक हैं उनको मौलिक अधिकार मिले हैं। अब हम आएंगे परिभाषा पे, कि जब हम बोल रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, तो इसमें मूल शब्द है, इसके अर्थ की तरफ हम चलते हैं। तो मूल अधिकार हैं क्या वास्तव में, हम ये देखते हैं। मूल अधिकार, मूल क्यों है, इसके लिए मूल शब्द क्यों काम में आता है। देखिए, संविधान निर्मात्री सभा की विभिन्न बहसों को अगर हम सुनेंगे या उनको पढ़ने का हमें मौका मिलेगा तो हम ये पाएंगे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो मूल अधिकार शब्द काम में लेते हैं और अमूल अधिकार शब्द काम में लेते हैं, यानी जो अधिकार मूल नहीं है उनके लिए अमूल अधिकार। और हम वर्तमान जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उसमें दो शब्द काम में लेते हैं, मूल अधिकार और कानूनी अधिकार। तो मूल अधिकार जो शब्द है, इसका अर्थ अगर हम जानना चाहेंगे मूल अधिकार किस सेंस में है, तो डॉक्टर अंबेडकर के संविधान निर्मात्री सभा के जो भाषण है उनको सुनेंगे या पढ़ेंगे तो हमें इसका अर्थ ज्ञान होगा। डॉक्टर अंबेडकर मूल अधिकार और अमूल अधिकार में अंतर करते हुए ये कहते हैं कि जो अमूल अधिकार है, यानी जो अधिकार मूल अधिकार नहीं है, अमूल है, वो समझौते का परिणाम है। यानी व्यक्तियों के मध्य कोई समझौता हुआ और उससे कुछ अधिकारों का जन्म हुआ, या व्यक्ति और राज्य के बीच में समझौता हुआ और उससे कुछ अधिकारों का जन्म हुआ, तो इस तरह के जो अधिकार हैं वो अमूल अधिकार हैं और वो समझौते का परिणाम है। अगर वो समझौता नहीं होता तो वो अधिकार भी नहीं होते। बल्कि जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकारों के बारे में वो कहते हैं कि ये मूल अधिकार इस सेंस में मूल हैं क्योंकि ये किसी भी जो देश है या अपना देश भारत है उसका जो मूल कानून है, मूल विधि है, वो मूल विधि है संविधान, और संविधान प्रदत्त है। संविधान प्रदत्त हैं, इसके लिए अंबेडकर एक शब्द और काम में लेते हैं, राज्य प्रदत्त हैं। यानी इनकी जो गारंटी दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है, राज्य द्वारा। तो इस सेंस में मूल अधिकार काम में लिए गए हैं। अगर हम इससे भिन्न अर्थों को भी जानना चाहें तो हम ये जानेंगे कि मूल अधिकार हैं वो कैसे मूल हैं। तो देखो, दो तीन सेंस हैं हमारे पास जिसमें हम ये कह सकते हैं पढ़ के उनको समझ के ये कैसे ये मूल हैं। देखो, एक तो इस सेंस में मूल हैं कि इसकी जो गारंटी है वो संविधान द्वारा दी गई है। दूसरा देखो, एक सेंस ये भी है कि जो अधिकार हैं, हम जानते हैं कि अधिकार की सामान्य परिभाषा, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जो किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं। तो ये मूल इस सेंस में भी हैं क्योंकि ये व्यक्ति के नैतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक, बौद्धिक विकास के साथ जुड़े हुए हैं। इस सेंस में भी मूल हैं क्योंकि सर्वांगीण विकास करते हैं। इनके बिना व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की कल्पना करना भी बेईमानी होगा। इस सेंस में भी मूल हैं कि
इनको कम करने के लिए या इनको छीनने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ता है। संविधान संशोधन से ही न्यून किया जा सकता है। न्यून किया जा सकता है। इस सेंस में भी ये न्यून है। एक इस सेंस में भी है कि ये जो मूल अधिकार हैं, इनका उल्लंघन वास्तव में व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाकर राज्य के द्वारा किया जाता है, और राज्य है वो राज्य की मूल विधि का मूल स्रोत है। तो इस सेंस में भी हम बोल सकते हैं कि ये मूल अधिकार अपने आप में मूल क्यों हैं, क्योंकि इनका उल्लंघन है वो कोई व्यक्ति नहीं करता है, सामान्य परिस्थितियों में व्यक्ति नहीं करता है, बल्कि इसका उल्लंघन किसके द्वारा होता है? राज्य के द्वारा। तो इस सेंस में भी हम बोल सकते हैं कि ये मूल है। उल्लंघन राज्य द्वारा। तो ये ऐसी कुछ विशेषताएं इसमें निहित हैं जिनसे हमें लगता है कि ये जो अधिकार हैं, संविधान प्रदत्त जो अधिकार हैं, ये अपने आप में मूल हैं, मौलिक हैं, और ये व्यक्ति की स्वतंत्रताओं के रक्षक हैं। तो इसलिए इसमें मूल शब्द काम में आता है। इस बात पे सवाल बनने की गुंजाइश बहुत कम है कि मूल अधिकार को मूल क्यों कहते हैं या मूल अधिकार किस सेंस में मूल हैं, लेकिन हमें ध्यान देना है कि डॉक्टर अंबेडकर का जो भाषण है संविधान निर्मात्री सभा का, उसमें हमें ध्यान देना है कि वो किस सेंस में मूल बोल रहे हैं और किस सेंस में अमूल बोल रहे हैं। तो वो मूल इस सेंस में बोल रहे हैं क्योंकि ये राज्य की जो मूल विधि है उससे प्रदत्त हैं, और अमूल इसलिए होते हैं क्योंकि अमूल जो अधिकार है वो समझौते का परिणाम है, उनको संविधान में जगह देना कोई आवश्यक नहीं है। तो ये है मूल और अमूल। तो इस सेंस में अगर हम बात करें तो भारत में जो मौलिक अधिकार हैं वो अपने आप में संविधान द्वारा दी गई गारंटियां हैं। इनकी रक्षा की जो गारंटी है वो किसके द्वारा दी गई है? संविधान के द्वारा। अब देखो, ये अगला सवाल है, या अगला हमारा जो विचारणीय बिंदु है वो ये है कि ये किसको प्राप्त हैं? मूल अधिकार हैं, अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो किसको प्राप्त हैं? किसको प्राप्त हैं? संभावित आंसर दो हो सकते हैं इसके कि मूल अधिकार किसको प्राप्त हैं। एक तो मैं कह सकता हूं व्यक्ति को प्राप्त हैं, एक मैं ये कह सकता हूं कि वो नागरिक को भी प्राप्त हैं। तो देखो, इन दोनों शब्द जो मैंने कहा में लिए हैं, व्यक्ति को प्राप्त हैं और नागरिक को प्राप्त हैं, इनका जो मामूली अंतर है वो अपने को जानना है। देखो, व्यक्ति को प्राप्त हैं, तो व्यक्ति का मतलब है कोई व्यक्ति। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति है वो भारत का नागरिक हो भी या नहीं भी हो। भारत भूमि में रहने वाला, निवास करने वाला या विचरण करने वाला कोई भी जो व्यक्ति है उसको हम व्यक्ति बोल सकते हैं। तो इसमें देखो, विदेशी भी शामिल हो सकते हैं। मान लीजिए कोई अमेरिकन टूरिस्ट है, वो घूमने के लिए यहाँ पे इंडिया में आया हुआ है, तो उस समय की परिभाषा में वो भारत का व्यक्ति है। तो विदेशी और नागरिक दोनों के संदर्भ में हम व्यक्ति शब्द काम में लेते हैं कि व्यक्ति को मिले हुए हैं। फिर नागरिक का मतलब है भारत का नागरिक, जिसको भारतीय नागरिकता प्राप्त है। भारत का मूल नागरिक बोल सकते हैं आप, या भारत का निवासी बोल सकते हैं जिसको भारतीय नागरिकता प्राप्त है। हमें ध्यान देना है कि कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को ही मिले हुए हैं, यानी भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं, विदेशियों को नहीं मिले हुए हैं। बाकी शेष जो अधिकार हैं वो कमोबेश मात्रा में व्यक्तियों को मिले हुए हैं, अर्थात नागरिकों को भी मिले हुए हैं और साथ में जो विदेशी भारत में रह रहे हैं उनको भी मिले हुए हैं। तो नागरिकों को जो अधिकार मिले हुए हैं वो केवल भारतीय नागरिक का शब्द यहाँ पे केवल भारतीय, मैं लिख सकता हूँ केवल भारतीयों को। तो इसमें हमें देखो, मोटे तौर पर आज हम संविधान के प्रावधान नहीं पढ़ेंगे कि कौन से अनुच्छेद के अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन आउटर जो लाइन है उसके हिसाब से आपको ध्यान रखना है। देखो, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, इनके द्वारा प्रदत्त अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को मिले हुए। 15, 16, 19, 29, 30। देखो, 15 आप जानते हैं, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध है। 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता है। 19, विभिन्न स्वतंत्रताएं हैं उसमें क्षेत्र की। 29, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने के लिए है। और 30, अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों का प्रबंध करने का अधिकार है। तो ये जो अधिकार हैं ये केवल भारतीय नागरिकों को हैं,
बाकी जो शेष अधिकार हैं वो कमोबेश मात्रा में नागरिकों के साथ साथ विदेशी व्यक्तियों को भी प्राप्त हैं। तो एक कंसेप्ट हमें क्लियर हुआ है, वो ये हुआ है कि किसको मिले हुए हैं, तो दोनों को ही मिले हुए हैं। कुछ हैं वो केवल भारतीय नागरिकों को हैं और कुछ व्यक्तियों को मिले हुए हैं। अब अगर अगले हम बात करें किसके विरुद्ध मिले हुए हैं, व्यक्ति को तो मिले हुए हैं लेकिन किसके विरुद्ध मिले हुए हैं, तो अगला है किसके विरुद्ध, यानी जो मौलिक अधिकार हैं भारत में वो किसके विरुद्ध हैं, किसके विरुद्ध मिले हुए हैं। देखो सामान्य जो इसका आंसर होगा वो सामान्य इसका जो चलन है वो ये है कि ये किसके विरुद्ध मिले हैं, व्यक्ति को तो मिले हुए हैं और राज्य के विरुद्ध मिले हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं इसका मोटे तौर पर आंसर जो होगा वो ये है, व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध मिले हैं, राज्य के विरुद्ध, व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध मिले हैं। लेकिन कुछ अधिकार ऐसे हैं जो राज्य को व्यक्ति के विरुद्ध मिले हैं। एक तो यह होगी धारणा, कुछ हैं वो ऐसे हैं जो व्यक्ति को, कुछ हैं राज्य को व्यक्ति के विरुद्ध मिले हुए हैं। देखो सामान्य जो अगर सवाल कोई बनता है कि जो मौलिक अधिकार भारत में है वो व्यक्ति को जो मिले हुए हैं वो किसके विरुद्ध मिले हुए हैं, व्यक्ति को जो अधिकार मिले हैं किसके विरुद्ध मिले हुए हैं, आंसर रहेगा राज्य के विरुद्ध। और राज्य का मतलब है राज्य की जो कार्यकारी एजेंसी है, जो सरकार है वहाँ की, उसके विरुद्ध मिले हुए हैं। तो व्यक्ति को जो मिले हुए हैं वो राज्य के विरुद्ध, ये सामान्य बात है। लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं, कुछ अधिकार हैं, मैं मोटे तौर पर आपको गिनती करके बता सकता हूँ। जैसे ये वाले जो अधिकार हैं वो हैं 17 और 24, ये अधिकार हैं। कुछ कमोबेश सारे अधिकार हैं वो व्यक्ति को मिले हुए हैं और राज्य के विरुद्ध मिले हुए हैं। अर्थात राज्य है वो व्यक्ति के अधिकारों में कटौती नहीं करेगा, या राज्य है वो व्यक्ति के इन अधिकारों की स्वतंत्रता के लिए कार्य करेगा। कुछ जो राज्य को मिले हुए हैं और वो व्यक्ति के विरुद्ध मिले हुए हैं। तो देखो क्यों मिले हुए हैं और कैसे मिले हुए हैं वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। अनुच्छेद 17 को आप ध्यान से देखें। अनुच्छेद 17 में क्या किया गया है, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत किया गया है, अंत। फिर ये तो हो गया 17। 24 में क्या है, 24 में है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को खतरनाक जो कार्य हैं या खतरनाक नियोजन में नहीं लगाया जा सकता। तो ये 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का नियोजन प्रतिषेध करता है ये अधिकार, और ये अनुच्छेद 24 में है। अब देखिए आप, ये हो सकता है संभव कि अस्पृश्यता है, छुआछूत है। बेसिकली हम देखते हैं इंडियन सोसाइटी में छुआछूत का व्यवहार है वो राज्य के स्थान पर एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ किया जाता है। तो यहाँ पे अस्पृश्यता का अंत किया गया है अधिकार देकर। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो छुआछूत सहन नहीं करे और दूसरा व्यक्ति उसके साथ छुआछूत नहीं करे। तो अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अब अस्पृश्यता का जो ये इसका किसी व्यक्ति का, अक्ष व्यक्ति का मान लीजिए अधिकार है, अक्ष व्यक्ति का ये अधिकार है कि छुआछूत वो सहन नहीं करेगा। लेकिन मान लीजिए वाई व्यक्ति छुआछूत का व्यवहार कर रहा है इसके साथ, अक्ष के साथ। मैं आपको बता चुका हूँ इन मामलों में राज्य नहीं करता है। 17 और 24 में देखो छुआछूत का व्यवहार किसने किया, वाई ने किया। किसके साथ, अक्ष के साथ। अब देखिए आप, अब वाई व्यक्ति के विरुद्ध ये अधिकार किसको मिला हुआ है, राज्य को। वाई व्यक्ति ने अक्ष व्यक्ति का अधिकार है उसको वायलेंट किया है, उसको छीना है, उसको अतिक्रमित किया है। तो अब ये अधिकार किसको मिल गया है, अब राज्य को मिल गया है। किसके विरुद्ध, इसके विरुद्ध, वाई के विरुद्ध, क्योंकि वाई ने दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन किया है। वैसे ही 14 वर्ष से कम आयु में हम देख सकते हैं कि मान लीजिए एक कंपनी या हम कह सकते हैं कारखाने के मालिक ने अपने यहाँ पे ऐसे नियोजन पे बच्चों को लगा रखा है जिनकी उम्र है वो 14 साल से कम है, 5 या 6 को लगा रखा है। तो अब उनको लगा रखा है तो उस व्यक्ति ने क्या किया है, इन बच्चों के जो अधिकार थे, इन बच्चों के अधिकारों को वायलेंट किया है, तोड़ा है, अतिक्रमित किया है। तो अब जो कंपनी बनी हुई थी, मान लेते हैं कंपनी का नाम जेड था, तो अब जेड कंपनी के खिलाफ अधिकार किसको है, राज्य को है। तो वास्तव में अगर हम देखें अधिकांश जो अधिकार हैं
मौलिक अधिकांश जो मौलिक अधिकार हैं वो व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध मिले हुए हैं। वो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए राज्य के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे भी हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एक सवाल के दृष्टिकोण के हिसाब से कि ये जो 2 अधिकार हैं ये राज्य को मिले हुए हैं व्यक्ति के विरुद्ध। तो मैं समझता हूँ कि किसके विरुद्ध मिले हुए हैं ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम जब बात करते हैं कि किसको मिले हुए हैं, और तो हम बात करते हैं कि राज्य के विरुद्ध मिले हुए हैं, तो एक सवाल हमारे सामने सीधा सा ये आएगा कि राज्य क्या है फिर? राज्य क्या है? तो राज्य के विरुद्ध जब मिले हुए हैं तो हमें जानना जरूरी है कि राज्य है क्या। तो आपको ध्यान देना है कि हम आज कोई आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों के इस पूरे चैप्टर में, लेकिन ये बात सही है कि हम ये चर्चा कर चुके हैं कि 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार या मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए प्रावधान संविधान में शामिल किए गए हैं। अब राज्य क्या है? तो देखो, राज्य की जो परिभाषा है वो आर्टिकल 12 में है। अनुच्छेद 12 है वो ये बताता है कि राज्य क्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 यानी मूल अधिकारों की शुरुआत करने वाला पहला ही आर्टिकल है वो राज्य की परिभाषा के साथ शुरू होता है कि इस मूल अधिकारों के पूरे चैप्टर में यानी पूरे भाग में, भाग 3 में मूल अधिकारों से संबंधित किसी भी अध्याय में, अनुच्छेद में या भाग में अगर राज्य शब्द का उल्लेख आएगा तो वहाँ पे राज्य शब्द का अर्थ क्या होगा। तो एक तो आप ये ध्यान दे लें कि यहाँ पे जो राज्य की परिभाषा आएगी यानी भाग 3 में जो राज्य की परिभाषा है, भाग 3 का मतलब मूल अधिकार वाला, तो मूल अधिकारों वाला जो भाग है उसमें जो राज्य की परिभाषा है वो शेष संविधान पर लागू नहीं होगी। ये राज्य की परिभाषा केवल मौलिक अधिकारों के लिए ही है और मौलिक अधिकारों के भाग के लिए ही है। ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकारों के इस भाग 12 में जो राज्य की परिभाषा आ गई है उसी को हम राज्य की परिभाषा मान लें। नहीं, ये केवल राज्य की परिभाषा केवल उस सेंस में है जिस सेंस में राज्य द्वारा व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन किया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो, राज्य क्या है? अनुच्छेद 12 परिभाषित करता है कि राज्य क्या है। तो मोटे तौर पर देखो, इसमें 4 बिंदु शामिल हैं जो राज्य की परिभाषा में आर्टिकल 12 शामिल करता है। संघ सरकार, वैसे ही राज्य सरकार, तीसरा शामिल है इसमें स्थानीय प्राधिकारी, चौथा इसमें शामिल है अन्य प्राधिकारी। इनका 2 का अर्थ समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। संघ सरकार का मतलब है भारत सरकार, राज्य सरकार का मतलब है अलग अलग राज्यों की सरकारें, और स्थानीय प्राधिकारी का मतलब है, हम ये मान सकते हैं स्थानीय प्राधिकारी का मतलब स्थानीय शासन के जो नगर पालिकाएँ, नगर निगम, ग्राम पंचायतें हैं, इनको हम मान सकते हैं। यानी ऐसे स्थानीय प्राधिकारी का मतलब यहाँ पे हम ये ले सकते हैं कि ऐसे प्राधिकारी जिनको नियम, उपनियम, उपविधि, नियम, उपनियम, उपविधि या आदेश जारी करने की शक्ति हो। तो इस सेंस में स्थानीय प्राधिकारी की जो परिभाषा होगी, जैसे हम मान सकते हैं नगर निगम, नगर पालिकाएँ, स्थानीय स्वशासन की सारी इकाइयाँ इसमें सम्मिलित होंगी। सबसे जो विवाद का विषय है वो ये है अन्य प्राधिकारी, ये कौन होंगे? और ये अन्य प्राधिकारी है, इसकी परिभाषा संविधान में दर्ज नहीं है। और मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट हैं देश राज्यों के, उनके द्वारा जो परिभाषाएं की गई अलग अलग समय पे, उन पे अलग अलग व्यक्तियों को प्राधिकारी का दर्जा दिया गया। यानी अन्य प्राधिकारी शब्द है ना, इसकी परिभाषा संविधान में दर्ज नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो विभिन्न फैसले हैं उनमें ये बताया गया है कि अन्य प्राधिकारी कौन कौन है। अगर कुछ जो ऐतिहासिक वाद हैं, जो मामले हैं, केसेज हैं, उनकी मैं बात करूँ तो उनमें जो राज्य माने गए हैं, देखो उसमें सहकारी संस्थाएं, बोर्ड, निगम, कंपनी, सहकारी संस्थाएं, बोर्ड, निगम, कंपनी, या मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसी सभी संस्थाएं जो सरकार के नियंत्रण में हैं या सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं, वो सारी संस्थाएं किस में आएंगी? अन्य प्राधिकरण में या अन्य प्राधिकारी में आएंगी। तो इसमें हम देखो, विश्वविद्यालय है, ऑटोनोमस है, लेकिन इसको भी इसमें मान सकते हैं विश्वविद्यालय। तो ये हैं।
तो इस मामले में मैं ये कह सकता हूँ कि इनके विरुद्ध मिले हुए हैं। कहने का मतलब हुआ भारत सरकार यानी संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय स्वशासन और अन्य प्राधिकारी, या मोटे तौर पर हम ये समझें कि कोई सरकारी अधिकारी, कर्मचारी से लेकर ऐसी सभी संस्थाएं जो सरकार से नियंत्रित हैं, सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं, वो सभी राज्य की परिभाषा में शामिल हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक सरकारी जो कार्यालय है देश के किसी भी भाग में स्थापित होगा, उसका कोई अधिकारी और कर्मचारी है, उसके द्वारा भी कोई ऐसा आदेश, नियम, उपनियम बनाया जाता है जो नागरिकों के मूल अधिकारों के विरुद्ध है, तो हम ये मानते हैं कि राज्य ने उसके अधिकारों को अतिक्रमित किया है। फिर हमें ये छूट होती है कि हम सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाएं और अपने मूल अधिकारों की मांग करें। तो ये इसमें राज्य की परिभाषा। तो हमें मूल अधिकार जो मिले हुए हैं वो राज्य के विरुद्ध मिले हुए हैं। अब हम बात करेंगे कि इनकी प्रकृति क्या है। जो मूल अधिकार हैं इनकी प्रकृति क्या है। मूल अधिकारों की प्रकृति। प्रकृति, देखो प्रकृति का मतलब है इस सेंस में कि ये नकारात्मक है या सकारात्मक। आप केवल दो संदर्भ में समझ लें इसको, नकारात्मक और दूसरा संदर्भ है इसका सकारात्मक। सामान्य अगर कोई सवाल बन जाए कि नकारात्मक है या सकारात्मक है, तो देखो नकारात्मक और सकारात्मक किस संदर्भ में होते हैं। पहले हम नकारात्मक और सकारात्मक शब्दों का अर्थ जानेंगे। देखिए नकारात्मक का मतलब है निषेधकारी, यानी निषेधकारी, और सकारात्मक का मतलब होता है निषेध नहीं करना, खुला छोड़ देना या कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो नकारात्मक, हम मूल अधिकारों को नकारात्मक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये राज्य को या उस राज्य की सरकार को या राज्य के अधिकारी कर्मचारियों को कुछ करने से रोकते हैं। कुछ करने से रोकते हैं। क्या करने से रोकते हैं? ऐसे आदेश जारी करने से, ऐसे कानून बनाने से जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हों। तो हम ये कहेंगे नकारात्मक इस सेंस में है कि ये राज्यों पे प्रतिबंध लगाते हैं कुछ कार्यों को करने के लिए, यानी राज्य को रोकते हैं, राज्य को निरुद्ध करते हैं, तो इस सेंस में क्या है, नकारात्मक है। लेकिन देखो सकारात्मक नहीं है अपने आप में। लगभग अधिकार जो हैं वो ऐसे हैं जो राज्य पे प्रतिबंध लगाते हैं, राज्य को कुछ कार्य करने से रोकते हैं ताकि व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रताएं बनी रहें। इनका उद्देश्य हमारा यही है। अब देखो जैसे समानता का अधिकार है, तो समानता के अधिकार के अंतर्गत राज्य को, व्यक्तियों को समानता का अधिकार देकर राज्य को रोका गया है। कौन से कार्य करने के लिए? ऐसे कार्य करने के लिए जो समानता के अधिकार का उल्लंघन कर दें। तो इस सेंस में ये क्या है, नकारात्मक है। लेकिन सकारात्मक, अब देखो विभिन्न जो मैं आपको बताऊं, हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय और जो हाई कोर्ट है उनकी प्रवृत्तियों से ऐसा हुआ है कि जो नकारात्मक प्रकृति के अधिकार थे वो अब सकारात्मक प्रकृति के बनते जा रहे हैं। यानी अगर हम आज से पहले की बात कर लें, 50 साल पहले की संविधान लागू हुआ उससे पहले की बात कर लें, या अर्ली जो संविधान 1950 की बात कर लें, तो हम ये पाएंगे कि वो नकारात्मक प्रवृत्ति के थे। लेकिन देखो 1980 के बाद या 1980 के दशक के बाद में एक हमारी जो न्यायपालिका है उसकी दो ऐसी टर्म्स हमारे सामने आई हैं, दो ऐसे कार्य हमारे सामने आए हैं। आपने ठीक से नाम सुना होगा, न्यायिक सक्रियता, जनहितवाद का नाम सुना होगा, PIL, जनहितवाद। देखो पहले हम संक्षिप्त में इनका मोटे तौर पर जानते हैं। न्यायिक सक्रियता क्या है? देखो न्यायिक सक्रियता का मतलब है न्यायपालिका जब अपनी भूमिका जो उसको संविधान के द्वारा सौंपी गई है उससे भी बढ़ चढ़कर कार्य करने लग जाए। वास्तव में इनका काम क्या है? जो कानून विधायिका के द्वारा बनाए गए हैं उनकी व्याख्या करना, लेकिन बढ़ चढ़ के काम करने लग जाए और कार्यपालिका है या जो सरकार है उसको आदेश देने लग जाए, तो वो स्थिति होती है न्यायिक सक्रियता की स्थिति। और जनहितवाद का मतलब है कि कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है अगर अपने अधिकारों को लेकर न्यायालय में जाने में, तो कोई दूसरा व्यक्ति भी व्यापक हित के मामले अगर हैं तो उसके लिए पैरवी कर सकता है। और न्यायालय है वो जनहित के मामलों पर सरकार को कुछ कानून बनाने, कुछ आदेश पारित करने और कुछ कार्य करने के लिए बाध्य कर देता है। तो देखो सकारात्मक इस प्रवृत्ति में है ये कि क्या करता है, क्या हो गया इसमें, यानी न्यायिक सक्रियता के आने से न्यायालय के जो कार्यकरण का जो सिद्धांत है उसमें जब से न्यायिक सक्रियता और जनहितवाद घुसा है तो हम ये मान सकते हैं कि जो अधिकार हैं वो धीरे धीरे सकारात्मक प्रवृत्ति के बनने लगे हैं।
मूलतः नकारात्मक थे, लेकिन अब सकारात्मक की ओर हो गए, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, सरकार को आदेश दे रहे हैं कार्य करने के लिए, और सरकार कार्य कर रही है किसके लिए, मूल अधिकार बाधित नहीं हो, जनता को या नागरिकों को मूल अधिकार मिले। जैसे मान लीजिए बंधुआ मजदूरी पे आपने सुना होगा, बंधुआ मजदूरों के खिलाफ कोई जनहित याचिका दायर हुई, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकार है वो इसके लिए कार्य करे, योजनाएं बनाए, उनको मुक्त करवाए। तो ये जो कार्य है वो किसने किया, फिर सरकार ने किया, राज्य ने किया। तो ये जो अधिकार हैं, इस तरह के जो अधिकार हैं वो हो गए सकारात्मक। मूलतः जो मौलिक अधिकार हैं वो नकारात्मक प्रकृति हैं, लेकिन जनहितवाद और न्यायिक सक्रियता के कारण ये अब कैसे हो गए हैं, सकारात्मक प्रवृत्ति के भी हमें दिखाई पड़ते हैं। देखो, मगर बात करूं सकारात्मक अधिकारों की संविधान में, तो 19, 25 और 28 की बात कर सकता हूं। 19, 25, 28 की, इनके बिना भी बात कर सकता हूं। ऐसा नहीं है कि न्यायिक सक्रियता और जनहितवाद के कारण ही ये सकारात्मक अधिकार बने हुए हैं, नहीं, निरपेक्ष रूप से भी ये सकारात्मक ही थे। कैसे थे, देखो अनुच्छेद 19 में देखो आप, अनुच्छेद 19 क्या करता है, 19 स्वतंत्रताएं प्रदान करता है व्यक्तियों को। 25 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और अंतःकरण से किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है। और 28 भी धर्म से जुड़ा हुआ अधिकार है। मेरा कहने का आशय यह है कि इन अधिकारों में राज्य को कुछ करने के निर्देश दिए गए हैं, यानी व्यक्ति है वो राज्य से उसके इन अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए सहयोग की अपेक्षा की गई है, और राज्य के द्वारा ही सहयोग मिलने से, राज्य के द्वारा कुछ कार्य होने से ही ये अधिकार प्रवृत्त होते हैं, 19, 25 और 28। इसलिए ये सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। तो ये हम ये कह सकते हैं कि मूलतः तो मौलिक अधिकार है वो नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं, लेकिन कुछ अधिकार हैं वो सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं, और जनहितवाद ने जो अधिकारों की प्रकृति है उसमें एक अंतर लाया है, और वो क्या अंतर लाया है, उसको सकारात्मकता की ओर ले गए हैं। अब हम व्याख्यान के अंत की ओर बढ़ गए हैं। व्याख्यान के अंत में हम जो आज का कंटेंट हमने पढ़ा है उससे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल आए हैं, विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सवाल आए हैं, उनकी चर्चा करेंगे। अब मैं बात कर लूँ अंत में कि जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं वो निरपेक्ष हैं या सापेक्ष हैं। लेकिन निरपेक्ष और सापेक्ष का मतलब, निरपेक्ष इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट, यानी जैसे मिले हैं वैसे के वैसे वो क्रियान्वित हो रहे हों और वैसे के वैसे व्यक्तियों के द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे हो, तो वो निरपेक्ष हैं अपने आप में। सापेक्ष का मतलब है वो ऐसे कैसे नहीं है, बल्कि उस पर कुछ युक्त प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। तो नंबर 1 तो हमें याद रखना है कि भारतीय संविधान में जो प्रदत्त मूल अधिकार हैं, नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं, वो निरपेक्ष नहीं है, यानी निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष क्यों नहीं है, सापेक्ष हैं वो, तो इसका अर्थ है कि जो अधिकार हैं उन पे, सब पे ऐसे कैसे नहीं दिए गए पूरे के पूरे, बल्कि उन पे युक्त प्रतिबंध या निर्बंधन लगा दिए गए हैं। तो सापेक्ष क्यों बोलेंगे हम, युक्त या तर्कसंगत निर्बंधन या निर्बंध, युक्त निर्बंध लगा दिए गए हैं, इसलिए वो सापेक्ष हैं। अर्थात जैसे मिले हैं वैसे के वैसे हमारे द्वारा इंप्लीमेंट नहीं होते हैं, निरपेक्ष नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसा मिला है, मान लीजिए अपने को अधिकार मिला हुआ है अनुच्छेद 19 में कि भाषण की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और उसमें हम कुछ भी बोलते जाएं, कुछ भी भाषण देते जाएं, ऐसा नहीं है। अर्थात इस पर रोक है। कैसे रोक है कि आप ऐसा कोई भाषण नहीं देंगे जो राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा हो, ऐसी भी कोई स्पीच नहीं देंगे जो घृणा और समाज में वैमनस्य पैदा करती हो। तो इस तरह से क्या है, उस पर रोक लगाई गई है। ऐसे कैसा नहीं मिला हुआ अपने को ये अधिकार, तो हम ये कहते हैं कि निरपेक्ष नहीं है बल्कि सापेक्ष हैं, कुछ प्रतिबंधों के साथ मिले हुए हैं। और अगर हम बात कर लें कि निरपेक्ष हैं कुछ अधिकार, तो कुछ अधिकार ऐसे हैं, मैं बता सकता हूँ आपको। विशेष रूप से अगर बात कर लूँ, अनुच्छेद 17 और 24 के जो अधिकार हैं उन पर कोई निर्बंधन नहीं है। इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए संविधान ने या कानून के माध्यम से कोई इस पर ये नहीं लगाया गया है। देखो 17 क्या है, मैं बता चुका हूँ पहले भी आपको, अस्पृश्यता, यानी ऐसा नहीं है कि अस्पृश्यता का जो अंत किया गया है संविधान में, या अस्पृश्यता का या छुआछूत है उसका उन्मूलन है या प्रतिषेध किया गया है। तो इसमें क्या होगा, आप देखें, आप ये निरपेक्ष रूप से मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई परंतु डाल दिया होगा, अस्पृश्यता का अधिकार तो है किंतु
बम्बई में नहीं है। अस्पृश्यता का अधिकार तो है किंतु इस जाति के लोगों को नहीं है। अस्पृश्यता का अधिकार तो है लेकिन केवल मूल निवासियों के लिए है। इस तरह से कोई प्रतिबंध नहीं डाले गए। यानी अस्पृश्यता को निर्मूल रूप से या हम कह सकते हैं निरपेक्ष रूप से समाप्त कर दिया गया है। ऐसे ही अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 24 में जो बाल श्रम है उसका प्रतिषेध किया गया है। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, इस बात का प्रावधान किया गया है। तो इसमें भी क्या हुआ है कि वो निरपेक्ष रूप से मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि बच्चा है वो किसी रंग विशेष का है इसलिए इसमें लगाया जा सकता है, दूसरे रंग का तो नहीं लगा सकते। बच्चा है वो इस जाति का तो लगा सकते हैं, या बच्चा पुरुष है तो लगा सकते हैं, महिला यानी लड़का है तो लगा सकते हैं, लड़की है तो नहीं लगा सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी ये एब्सोल्यूट हैं दो, 17 और 24 निरपेक्ष हैं। बाकी सारे के सारे जो मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक के वो सापेक्ष हैं। उन पे सब पे युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। अगर आपको एक रोचक जानकारी हो तो देखो, जो अमेरिकन संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए थे वो स्टार्टिंग में शुरू में निरपेक्ष टाइप के थे, लेकिन निरपेक्ष से क्या हुआ? देखो, निरपेक्ष का सबसे बड़ा खतरा क्या है? एक व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग जब करता है तो वो दूसरे के अधिकारों को वायलेंट करता है, अतिक्रमित करता है, तोड़ता है और उसकी सीमाओं को लांघता है। इसलिए उस पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। तो सबसे पहले अमेरिका में ये निरपेक्ष रूप से दिए गए थे, लेकिन जल्द ही लोक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर जो था वो ठीक से इसमें काम नहीं कर पाया, तो जल्द ही इन पे भी कुछ प्रतिबंध ला दिए गए। और जो प्रतिबंध ला दिए गए हैं वो युक्त होना चाहिए, तार्किक होने चाहिए। तो ये था मूल अधिकारों की समझ पे आज का व्याख्यान। मैं समझता हूँ कि मूल अधिकारों की जो समझ है आप में वो ज़रूर पैदा हुई होगी। और अब हम ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ये 6-7 सेशन में 6-7 वीडियो में पूरा होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगले जो वीडियो हैं वो आसान रहेंगे आपके लिए पढ़ने के हिसाब से। अगर मैं प्रतियोगी परीक्षाओं में आज का जो कंटेंट हमने पढ़ा है उसमें अगर सवाल आने की बात करूं तो 3-4 सवालों की बात करूंगा मैं, जो आए हुए सवाल हैं। और मैं कह सकता हूं कि वो सवाल अपने आप में तथ्यात्मक सवाल नहीं थे, बल्कि समझ आधारित सवाल थे। तो 3-4 सवालों की मैं चर्चा कर रहा हूं आपके सामने, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उनमें से पहला जो सवाल है वो ये था कि जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार मौलिक हैं क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 3 में जो प्रदत्त अधिकार हैं वो अपने आप में मौलिक स्वरूप के हैं। क्योंकि ऑप्शन दिए हुए थे, क्योंकि ये सभी न्यायालयों के द्वारा प्रवर्तनीय हैं, लागू किए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन था क्योंकि ये केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लागू करवाए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन था क्योंकि ये उच्च न्यायालय के द्वारा भी लागू किए जाते हैं। चौथा ऑप्शन था क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय और जो उच्च न्यायालय हैं उनके द्वारा ही लागू करवाए जा सकते हैं। तो उसको जो आंसर था वो था आंसर 4। यानी मौलिक अधिकार हैं वो अपने आप में मौलिक स्वरूप के हैं। क्यों हैं उसका रीजन पूछा गया था 4 ऑप्शनों के माध्यम से। तो इसका जो सही आंसर था वो ये था कि ये इस सेंस में भी मौलिक हैं क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा लागू करवाए जाते हैं। एक सवाल दूसरा जो आया था वो आया था मूल अधिकारों की प्रकृति से जुड़ा हुआ। मूल अधिकारों की प्रकृति से जुड़ा हुआ सवाल था, मौलिक अधिकार हैं। पहला ऑप्शन था नकारात्मक। नकारात्मक क्योंकि व्यक्ति को कुछ कार्य करने से निरुद्ध करते हैं। पहला ऑप्शन तो यह था। दूसरा था सकारात्मक। तीसरा था मूल रूप से नकारात्मक हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा जनहित याचिकाएं जो पारित की गई, जनहित याचिकाओं में जो फैसले सुनाए गए थे या न्यायिक सक्रियतावाद ने जो बढ़ावा दिया था, उसके कारण क्या हो गए वो सकारात्मक। तो तीसरा ऑप्शन था मूलतः नकारात्मक, लेकिन न्यायालयों ने इन्हें सकारात्मक बनाया है। तीसरा ऑप्शन ये था। और चौथा ऑप्शन था उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर था वो ये था तीसरा ऑप्शन, कि मौलिक अधिकार अपने आप में नकारात्मक थे लेकिन न्यायालयों के द्वारा सकारात्मक बनाया गया है। तो ये 2 सवाल थे जो बड़े इंपॉर्टेंट थे। एक तीसरा सवाल था, कौन सा मौलिक अधिकार निरपेक्ष प्रकृति का है? कौन सा मौलिक अधिकार है वो निरपेक्ष प्रकृति का है?
निरपेक्ष का मतलब जिस पे कोई रोक नहीं हो, वैसा का वैसा जैसा संविधान में वर्णित है वैसा का वैसा इम्प्लीमेंट हो रहा हो। तो अपने को ध्यान देना है। उसमें जो आंसर आया था वो आया था 17, अस्पृश्यता का अंत, यानी 3 अलग अधिकार दिए थे, लेकिन उत्तर जो आया था वो आया था अस्पृश्यता का अंत। तो अनुच्छेद 17 और 24 के जो अधिकार हैं वो अपने आप में निरपेक्ष प्रकृति के हैं, इन पे कोई प्रतिबंध नहीं है, वो ऐसे कैसे मिले हैं जैसे संविधान में वर्णित हैं। तो 17 भी आ सकता है, 24। हमें भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि संविधान के 2 अनुच्छेद 17 और 24 जिसमें अस्पृश्यता का अंत है और 14 वर्ष से जो कम आयु के बालक हैं उनको खतरनाक कार्यों में नियोजित करने से प्रतिषेध किया गया है, वो भी अपने आप में कैसा अधिकार है, एब्सोल्यूट है, निरपेक्ष प्रकार का है। एक सवाल ये था, और एक था कि कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को नहीं दिए गए हैं, कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को नहीं दिए गए हैं। तो देखो उसमें दिया हुआ था एक विधि का अधिकार या विधि के समक्ष समानता, चार अधिकार दिए गए थे, तो उसमें एक दिया गया था विधि के समक्ष समानता। तो विधि के समक्ष समानता अपने को पता है कि विधि के समक्ष समानता है वो सबको प्राप्त है, यानी व्यक्तियों को प्राप्त है, वो नागरिक को भी और विदेशियों को भी। तो 3 अधिकार ऐसे दिए हुए थे, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार। तो फिर पूछा था कूट के माध्यम से कि निम्न में से कौन से अधिकार हैं वो भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं, या सॉरी विदेशियों को मिले हुए हैं। तो विदेशियों को इसको छोड़कर बाकी 3 अधिकार थे वो मिले हुए थे, यानी 2, 3 और 4। तो इस तरह से इसमें प्रश्न पूछने का ट्रेंड रहा है। मैं आपको वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ कि जो ट्रेंड है सवाल पूछने का, चाहे विश्वविद्यालय की परीक्षा हो, चाहे बोर्ड की परीक्षा हो और चाहे प्रतियोगी परीक्षाएं हो, ट्रेंड लगातार बदल रहा है। तथ्यात्मक सवालों के स्थान पे अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है, 2 में क्या लिखा है, 16 में क्या है, 18 में क्या है, इसको छोड़कर या तो सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न वादों से जुड़े हुए जो फैसले हैं उनसे जुड़े हुए सवाल आते हैं, या फिर मूल अधिकारों की जो समझ है, मूल अधिकारों को जो समझने की शक्ति है, जिसमें इनकी प्रकृति, इनका आशय, इनका प्रयोग, इनसे जुड़े हुए सवाल आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो व्याख्यान से आप जो मौलिक अधिकारों की समझ है उसको विकसित कर पाए होंगे, और मैं आगे के जो वीडियो हैं उसमें तथ्यात्मक अध्ययन के लिए आपको तैयार रखने के लिए निर्देश देता हूँ कि आप तैयार रहें। और हम जल्द ही अगले वीडियो में तथ्यात्मक जो स्वरूप है मौलिक अधिकारों का उसका एक व्याख्यान आपके बीच लेके आऊँगा। धन्यवाद।